नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सुधीर चौधरी, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली। मैं आपके लिए लेके आऊँगा सोइल साइंस के कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स और अपने एमसीक्यूज जो आपको आने वाले जेआरएफ और एसआरएफ पेपर में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं उसी सीरीज में। पहला क्वेश्चन है आज अपने पास, मोंट मोरलाइट पोजेस विच टाइप ऑफ चार्ज। अपने को पता है मोंट मोरलाइट एक 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल है, ये सुनो। तो 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल में जो मोंट मोरलाइट है उसके कौन सा चार्ज होता है। तो अपने को ये पता है कि सॉइल में दो टाइप से चार्ज बनते हैं। पहला टाइप होता है पीएच डिपेंडेंट चार्ज और दूसरा टाइप होता है पीएच इंडिपेंडेंट चार्ज। हाँ या ना? ऑलराइट। पीएच डिपेंडेंट चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं टेम्परेरी चार्ज। और पीएच इंडिपेंडेंट चार्ज को अपन बोलते हैं परमानेंट चार्ज। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर। ये होता कैसा है? देखो, जो पीएच इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं उसको अपन, ये होता है थ्रू आइसोमोर्फस सब्स्टिट्यूशन। आइसोमोर्फस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है सर? आइसोमोर्फस सब्स्टिट्यूशन वो होता है कि लेट से एक एल्यूमिनियम का पार्टिकल है, उसका जो डायमीटर है, और एक दूसरा कोई पार्टिकल है, लेट से सिलिकॉन का डायमीटर है, ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी सेम होगी। आइसो मतलब सेम, मॉर्फस मतलब मॉर्फोलॉजी। अब लेट से सिलिकॉन की जो रेडियस है या एल्यूमिनियम की जो रेडियस है वो है 0.51 और सिलिकॉन की रेडियस है 0.42। तो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे और इसको रिप्लेस करने के लिए जो लो काम आता है वो लो है गोल्डस्मिथ्स लो। हाँ या ना? गोल्डस्मिथ्स लो वो होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को तभी रिप्लेस करेगा जब उनके बीच में रेडियस 15% से कम वेरी करता हो। अगर लेट से कोई ऐसा बड़ा एटम आ जाएगा जो सिलिकॉन को रिप्लेस कर सकता है तो नहीं करेगा, बिकॉज मॉर्फोलॉजी क्वाइट सिमिलर होनी चाहिए। तो ये हुआ आपका पीएच इंडिपेंडेंट चार्ज, जिसको अपन परमानेंट चार्ज बोलते हैं। ये कोई भी सिनेरियो या अपने पीएच पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जबकि बात करते हैं पीएच डिपेंडेंट चार्जेस की, तो पीएच डिपेंडेंट चार्ज पीएच के हिसाब से वेरी करता है। जैसे कि 0 to 14 अगर मैं पीएच के लूँ आपके पास, मैं यहाँ 7 अगर मार्क करूँ न्यूट्रल पे, तो इधर आपका एसिडिक पीएच होगा। हाँ या ना? और ये आपका बेसिक पीएच होगा। अब बेसिक के टाइम पे OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और एसिडिक पीएच पे H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। हाँ या ना? तो जब सोइल क्ले मिनरल अगर लो पीएच पे होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और हाई पीएच पे होगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। हाँ या ना? तो मोंट मोरलाइट पे पीएच इंडिपेंडेंट चार्ज डेवलप होता है, जिसको अपन परमानेंट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका ई सही होगा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड डी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई चीज डायरेक्टली थोड़ा ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सो दैट इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टस वी कैन इम्प्रूव दोज वीडियोस, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, विच क्ले मिनरल पोजेस हाईएस्ट सीईसी। केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज्यादा कौन से मिनरल की होती है? देखो, जब केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आती है तो एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे पिछली स्लाइड में अपन ने बात करी सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जो क्ले मिनरल होता है, ये मैंने एक क्ले मिनरल बनाया अगर, तो वो 90% टाइम पे नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल है। अब देखो हुआ क्या, जब नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल से, तो अगर कोई केटायन है, लेट्स से पोटेशियम है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर को। और अगर सेम चार्जेस होते, कोई अनाइन होता तो रिपेल करते, तो उसमें एक्सचेंज होने का कोई फिनोमेना होता ही नहीं। अब ये पोटेशियम यहाँ आएगा और पोटेशियम यहाँ से दूर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अब आपको पता है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज्यादा उसी की होगी जिसके पास नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा इनमें से किसके पास होता है? इनमें से नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होता है वर्मिकुलाइट के पास। और वर्मिकुलाइट की जो सीसी होती है वो होती है अराउंड 150। इसकी यूनिट क्या है सीसी की सर? सी मोल प्रोटोन पर केजी ऑफ सॉइल, ये इसकी सीसी है। तो सर मोंट मोरलाइट की कितनी होती है सीसी? इसकी होती है अराउंड 120 के आसपास, 100 से 120। केवलिनाइट की लीस्ट होती है 3 से 5 सी मोल। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इनकी सीसी होती कितनी है। अगर बात यही करते कि अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती, तो अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी में ये फिनोमेना पूरा डिफरेंट हो जाता। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं अपन, शुरुआत से वापस समझाते हैं।
अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसे अलग हो जाएगी केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से, और इसकी यूनिट क्या है वो भी समझते हैं। देखो, लेट्स से वही आपका सोइल क्ले पार्टिकल है, ठीक है। अब अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी एसिडिक कंडीशंस में होती है जहां H प्लस डोमिनेट करता है, और H प्लस डोमिनेट करेगा, अभी अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जैसे ही H प्लस डोमिनेट करेगा तो वहां क्या होगा, पीएच डिपेंडेंट चार्ज होंगे, और एसिडिक कंडीशंस में कौन सा चार्ज डेवलप होगा सर, H प्लस होगा, ठीक है, याद रहे आपको H प्लस चार्ज डेवलप है। तो ये जो क्ले पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, हाँ या ना। और पॉजिटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल कौन सा होता है जनरली, केवलिनाइट, क्योंकि उसकी सीईसी सबसे कम होती है। रीजन यही कि इसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सर पॉजिटिव चार्ज एईसी कितनी होती है केवलिनाइट की, सर एईसी हाईएस्ट होती है 43 सी मोल। इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा प्रोटॉन की जगह पर केजी ऑफ सॉइल, और ये कितनी होती है 43, और इस पे 4.7 पीएच पे 43 सी मोल इलेक्ट्रॉन पर केजी केवलिनाइट की एईसी होती है। अगर एईसी अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी आया तो केवलिनाइट, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आया तो वर्मिकुलाइट। आगे बढ़ते हैं अपन, इसका आंसर वर्मिकुलाइट है। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन इज हाईएस्ट फॉर विच क्ले मिनरल, ये क्वेश्चन आपको एएसआरबी नेट 2023 में मिल चुका है, एएसआरबी नेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन इसी साल। तो इसका रीजन देखो, आपको आंसर वर्मिकुलाइट यहाँ मिल गया होगा, और इसका रीजन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि देखो जिसके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जो कि अपन ने अभी डिस्कस किया कि अपने पास वर्मिकुलाइट के पास सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, एक तो होता है एड्सॉर्प्शन कि कोई पर्टिकुलर एक पार्टिकल है उसके ऊपर आके एड्सॉर्ब हुआ है, दूसरा एड्सॉर्बेट, और दूसरा होता है जहां एड्सॉर्प्शन हुआ ही नहीं है, तो उसको अपन नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं कि यहाँ हुआ ही नहीं है, एड्सॉर्प्शन हुआ ही नहीं है। तो एड्सॉर्प्शन कब नहीं होगा, लेट्स से ये आपके पास एक अनायन है H2PO4 माइनस, फॉस्फोरस की अवेलेबल फॉर्म है। अगर सोइल क्ले नेगेटिवली चार्ज होगा तो क्या इस पे एड्सॉर्ब होगा, नहीं होगा, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, और रिपेल ईच अदर का मतलब कि वो दूर भेजेगा इसको, तो मतलब इसके ऊपर एड्सॉर्ब हुआ ही नहीं। और वो सबसे ज्यादा किस में होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, हाँ या ना। और सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके पास होगा, वर्मिकुलाइट के पास। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। Which among the following fertilizer contain lowest amount of nitrogen? ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन की लोएस्ट अमाउंट होती है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज नहीं, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अमोनियम सल्फेट कौन सा सोर्स है, इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, यूरिया में कौन सा सोर्स है और कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, अमोनियम क्लोराइड में कितना होता है, एनाइट्रस अमोनिया में कितना होता है। तो अपन उसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसका आंसर आपके लिए अमोनियम सल्फेट है। रीजन बीइंग कि देखिए अमोनियम सल्फेट में 20% नाइट्रोजन होता है, ये सुनो। अब 20% अगर नाइट्रोजन है, ओके 20% नाइट्रोजन है, और कौन सी फॉर्म में है, अमोनियम फॉर्म में, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड में 24 से 26% नाइट्रोजन है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट में 11 टू 20% नाइट्रोजन प्लस 20 टू 48 P2O5। और डीएपी जो सबसे ज्यादा मोस्ट यूज्ड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन सा है, डीएपी है, 18% नाइट्रोजन 46% P2O5। फिर बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन, कैल्शियम नाइट्रेट 15.5% नाइट्रोजन, पोटेशियम नाइट्रेट 13% नाइट्रोजन, अमोनियम क्लोराइड 33% नाइट्रोजन, कैल्शियम अमोनियम 26 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको कैन फर्टिलाइजर बोलते हैं अपन, कैन को किसान खाद भी बोला जाता है, नाइट्रो चौक भी बोला जाता है, और ये न्यूट्रल पीएच का फर्टिलाइजर होता है। फिर आते हैं अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जिसमें 26% नाइट्रोजन होता है। जब हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो आप दो टर्म जनरली सुनते होंगे, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर और हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। ये सुनो, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर वो जिसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट की कंसेंट्रेशन 25% से कम होती है, और हाई अगर आपका हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर है तो उसमें 25% से ज्यादा न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन है प्राइमरी न्यूट्रिएंट की। देखो यहाँ डिफरेंस है प्राइमरी न्यूट्रिएंट की, मतलब एन पी और के बीच से 25% से ऊपर कंसेंट्रेशन होनी चाहिए, तब जाके वो हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर बनेगा। कोई भी फर्टिलाइजर में अगर 25% से ज्यादा है तो वो नहीं होगा, प्राइमरी फर्टिलाइजर होना हैं। मैं आपके लिए प्रैक्टिस आंसर्स भी लाऊंगा जिस वीडियो को पूरा देखें और इसके आगे वाले वीडियोस को भी आप फॉलो अप करते रहें। देखो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट।
अब कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स भी हैं जो अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों फॉर्म्स में है, तो अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अपने अमाइड फर्टिलाइजर। अमाइड फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक सोर्स होता है ये। ऑर्गेनिक सोर्स इसलिए क्योंकि ये अमाइड फॉर्म में वो होता है यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड, CaCN2। आई होप ये समझ में आया होगा। यहां से और आपके पास क्या क्वेश्चन बन सकता है, सर यूरिया का क्या सीन है। यूरिया जो सिंथेसिस करते हैं अपन, यूरिया का सिंथेसिस होता है हुलर सिंथेसिस से, हुलर सिंथेसिस। और इसका आइसोलेशन किसने किया था, यूरिया आइसोलेशन वाज डन बाय राउल। राउल नाम के साइंटिस्ट ने 1773 में इसका आइसोलेशन किया था यूरिया का, है ना। और यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है सर, 132.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट से क्या लेना देना है सर, मेल्टिंग पॉइंट से ये लेना देना है कि जब आप 132.7 डिग्री सेल्सियस यूरिया को हीट करोगे तो ये बाईयूरेट बनाएगा, हाँ या ना। बाईयूरेट की कंसेंट्रेशन सुनी है, बिल्कुल सुनी है, सुनी ही होगी अगर पेपर को आप ढंग से देखोगे तो, बिकॉज इस बार भी एसआरएफ में आया था, पिछली बार जेआरएफ में आया था और नेट में भी इस बार आया था। तो हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाईयूरेट कंसेंट्रेशन की क्रिटिकल लिमिट कितनी होती है सर, सर वो होती है आपकी अगर फोलियर एप्लीकेशन है, या आपकी अगर सोइल एप्लीकेशन है, या सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए एप्लीकेशन है, तो सब में अलग अलग बायोरेट की कंसेंट्रेशन होती है। जो सेंसिटिव क्रॉप्स है, जैसे इस बार एसआरएफ में क्वेश्चन आया था, सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए बायोरेट की कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है 0.25%। फोलियर एप्लीकेशन के लिए और सोइल एप्लीकेशन के लिए अलग अलग होती है। जैसे फोलियर एप्लीकेशन के लिए वो होती है 1.5 और टोटल जो नॉर्मल है वो 2.5%। ये सुनो, तो ये आपको चीजें याद रखनी है अगर आपको इफेक्टिवली अपना रिवाइज करना है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू जोन ऑफ इल्यूविएशन। देखो दो चीजें होती है, एल्यूविएशन और अपना इल्यूविएशन। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप लोग, बिकॉज ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब देखो ABCDE, पहले ई आया तो अपन पहले ऊपर ई को रखेंगे, ऐसे याद रखो, कंफ्यूज नहीं होगे। ई आया तो इल्यूविएशन सबसे पहले, यहां से क्या होगा, रेनफॉल आई। रेनफॉल में जो भी अपने सोइल कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो रेनफॉल के साथ नीचे ट्रांसपोर्ट हो गए, तो यहां से क्या हुआ, यहां से वॉश आउट हुआ, हाँ या ना। इस जोन को अपन वॉश आउट भी कहते हैं। तो वॉश आउट में क्या हुआ कि यहां से जो सोइल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नीचे आके चले गए। अब यहाँ डिपॉजिट कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। अब इसको अपन बोलते हैं वॉश इन, ठीक है, वॉश इन। और ये कौन सी लेयर बनाता है, कौन सा होराइजन बनाता है, वो बी होराइजन बनाता है। ऑलराइट गाइस, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ से ये इल्यूविएटेड होराइजन है और जहां आके जमा हो रहा है वो बी होराइजन है, जहां इल्यूविएशन हो रहा है। तो ये चीज आप याद रखोगे, इल्यूविएशन और इल्यूविएशन में फर्क क्या है और कौन सा होराइजन बनाता है। जो ये ई वाला इल्यूविएशन है वो कौन सा होराइजन डेवलप करेगा, वो ई होराइजन डेवलप करेगा, ई फॉर ई होराइजन। और इल्यूविएशन ये वाला होराइजन बी होराइजन डेवलप करेगा, जो कि आपका अभी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ इरोजन इन विच फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ओके, फिंगर लाइक, ये देख रहे हो आप फोटोज में, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स किस में फॉर्म होते हैं, अभी अपन बताते हैं। देखो सबसे पहले जब रेनफॉल होती है तो आपको याद रखना है, सबसे पहले रेन ड्रॉप्स के बीटिंग एक्शन की वजह से इरोजन होता है। वो होता है सबसे पहला इरोजन स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश इरोजन। दिस इज ड्यू टू बीटिंग एक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स। अब वो 14 टाइम्स ऑफ इट्स वेट, अगर कोई रेन ड्रॉप लेट से 1 ग्राम की होगी तो उसके 14 टाइम्स वेट का मटेरियल वो ट्रांसपोर्ट कर देगी, इरोड कर देगी, वो उसकी कैपेसिटी होती है। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन इज नोन एज, यू ऑल नो, स्प्लैश इरोजन। अब स्प्लैश इरोजन में अगर जैसे रेन ड्रॉप आई तो वो हॉरिजॉन्टली कितनी दूर सोइल पार्टिकल्स को पुश करेगी और वर्टिकली कितनी करेगी, यहां से भी क्वेश्चन आता है। वर्टिकली करती है 0.7 मीटर और आपका वर्टिकली करती है 1.7 या 1.5, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ, आप ये चीज स्टैंडर्ड याद कर सकते हो। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज जनरली लोग सोचते हैं कि सर ये छोटी छोटी वाली जो स्ट्रिप्स है ना, ये फिंगर लाइक, तो ये शायद सेकंड स्टेज होगा। नहीं, यहाँ एक ट्रिक है। देखो आपको ये याद रखना है कि सेकंड स्टेज शीट इरोजन होती है, क्योंकि वो अननोटिस्ड होती है। अननोटिस्ड कौन सा इरोजन होता है वाटर में, वो होता है शीट इरोजन। शीट इरोजन मतलब एक पूरी शीट की शीट
ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और आपको पता है, फार्मर को पता ही नहीं चलता कि उसकी जो सोइल है वो इरोड भी हो गई है, तो उसको कैसे, मतलब कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहा होगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मडी रन ऑफ। अगर आपके खेत के बाहर से मडी रन ऑफ हो रहा है, दैट मीन्स आपके खेत में शीट इरोजन हो रहा है। सबसे ज्यादा जो डेंजरस इरोजन है वो भी शीट इरोजन होता है, बिकॉज जो फर्टाइल लेयर होती है, टॉप जो फर्टाइल लेयर है वो इरोड हो जाती है डायरेक्टली, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा डेंजरस बोला गया है। अब जो सबसे पहले स्प्लैश आया, फिर शीट आया, उसके बाद में आता है रिल। रिल होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो रिल। अब रिल के लिए जो एडवांस स्टेज है वो कौन सी होती है, गली। गली से आगे रिवाइन। तो ये सारी सिनेरियोज रहता है, आपसे ऑर्डर भी पूछ लिया जाएगा, तो आप याद रखना, स्प्लैश, फिर शीट, फिर रिल, फिर आपका गली, फिर आपका रिवाइन। ये SRF 2023 में भी आया था। आगे बढ़ते हैं अपन, इसका आंसर रिल है। ESP is used in classification of saline or alkaline soils or to determine if sodium hazards exist. What is the ESP of saline alkaline soil? ESP क्या होती है saline alkaline soil की? देखो, जब अपन जब सेलाइन एल्कलाइन और सेलाइन एल्कलाइन तीनों की बात आ गई है, तो आपका कंफ्यूजन यही अपन दूर कर देते हैं। सेलाइन एल्कलाइन और सेलाइन एल्कलाइन मैंने तीनों अलग अलग लिख दिए हैं। यहाँ अपन पैरामीटर्स लिख देते हैं, पीएच लिख देते हैं, ईसी लिख देते हैं, ईएसपी लिख देते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सेलाइन सोइल में पीएच होता है लेस देन 8.5, यस और नो। ईसी होता है मोर देन 4, ईएसपी होता है लेस देन 15। ये आपको सेलाइन सोइल में याद रखना है। ईएसपी है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ, और आपका ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट इज नोन एज, ये आपका सेलाइन सोइल में ये आपके यूनिट्स रहने वाली है। अब एल्कलाइन सोइल में पीएच 8.5 से ऊपर होता है, ईसी 4 से कम होती है, और ईएसपी 15 से ज्यादा होती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये बदला है, जिसका ज्यादा था 4 से ये कम हो गया। सेलाइन एल्कलाइन सोइल में सब ज्यादा होता है अपार्ट फ्रॉम पीएच। पीएच जनरली अकॉर्डिंग टू न्यू IEEE थोड़ा सा डाटा अलग है, बट आप याद रखो कि सेलाइन एल्कलाइन सोइल की पीएच 8.5 से कम होती है, बाकी ईएसपी और ईसी दोनों 4 और 15 से ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। तो ESP ऑफ सेलाइन एल्कलाइन सोइल आप अपन से पूछा है, तो मोर देन 15 इज द राइट आंसर। ऑलराइट, आपका राइट आंसर क्या है, मोर देन 15। आगे बढ़ते हैं अपन, विच सोइल हैज हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बट पुअर ड्रेनेज कैपेसिटी। ओके, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है बट ड्रेनेज कैपेसिटी पुअर है, तो वो किस केस में होगा, उन केस में होगा जहां मैक्रोपोर्स कम है और माइक्रोपोर्स ज्यादा है। सर ये मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स क्या होते हैं, हमें थोड़ा सा समझा दो। देखो, माइक्रोपोर्स वो पोर्स होते हैं जिनका डायमीटर 0.06 mm से कम होता है, और जहां 0.06 mm से ज्यादा हुआ अगर डायमीटर कोई भी पोर का, उसको अपन मैक्रोपोर बोलते हैं। अब मैक्रोपोर का सर कोई दूसरा नाम है क्या, बिल्कुल है। मैक्रोपोर का नाम है वाटर कंडक्टिंग पोर्स, मतलब ये वाटर को कंडक्ट करता है, रोकता नहीं है अपने पास। और इसका है वाटर रिटेनिंग पोर्स, मतलब ये रिटेन करके रखता है अपने पास। बिल्कुल सही बात है सर, रिटेन करके क्यों रखेगा, रिटेन करके रखेगा बिकॉज इसमें बहुत माइन्यूट साइज है और वो पानी को रिटेन करके रखेगा। अब जिसके पास माइक्रोपोर्स की क्वांटिटी ज्यादा है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, यस और नो। और जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी वो कंडक्ट कम करेगा, यस और नो। और कंडक्ट कम करेगा तो उसकी ड्रेनेज अच्छी नहीं होगी। ड्रेनेज क्या होता है, कोई वाटर का बाहर निकलना, है ना। तो वाटर तो बाहर निकलेगा नहीं बिकॉज उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, और वो किसके अंडर में होता है, वो होता है ब्लैक सॉइल के अंडर में, बिकॉज उसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है। क्ले कंटेंट कितना होता है, 30 to 60% क्ले कंटेंट होता है अकॉर्डिंग टू न्यू IEEE, और अकॉर्डिंग टू ओल्ड IEEE इट इज 30 to 80%। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इफ सॉइल हैज pH 6.5 एंड this is lower to 5.5, the acid content becomes how many times more acidic, कितने टाइम्स ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो अपन एक चीज याद रखेंगे कि जब भी पीएच में एक फोल्ड चेंज, जो आपको पीएच में एक यूनिट चेंज होता है, 1 unit change is equals to 10 fold change
इन कंसंट्रेशन। अब आपसे पूछा है 6.5 से 5.5 की तरफ अगर जाएगा तो कितना पीएच में कितना चेंज आया सर? पीएच में चेंज आया 1 यूनिट का, मतलब एसिडिटी में चेंज आएगा 10 टाइम्स। और 10 टाइम्स एसिड ज्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा? बिकॉज पीएच रिड्यूस हो रहा है, 6.5 से 5.5 पे आ रहा है, तो 6.5 से 5.5 पे अगर आएगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। और अगर एसिडिटी आपकी इंक्रीज हुई दैट मीन्स आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 टाइम्स एसिडिटी मोर एसिडिक, है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पीएच लेट से 3 से 5 कर दिया गया है, मतलब 2 यूनिट चेंज हुआ है पीएच का, 3 से 4, 4 से 5, तो 1 यूनिट पीएच चेंज में 10 फोल्ड चेंज हो रहा है, और 2 यूनिट चेंज में 100 फोल्ड होगा। और अगर यहां से 3 से 6 अगर पीएच हो गया तो 1000 फोल्ड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको एएसआरबी नेट 2023 में भी देखने को मिला था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे डील करने वाले हो। आगे बढ़ते हैं। Which of the following nutrient play important role in root growth and promotes the establishment of younger plants? रूट ग्रोथ के लिए कौन सा प्राइमरी न्यूट्रिएंट रेस्पॉन्सिबल है? तो देखिए, जब अपन रूट ग्रोथ की बात करते हैं तो रूट ग्रोथ के लिए हमेशा रेस्पॉन्सिबल होता है फॉस्फोरस, बिकॉज ये आपका ह्यूमिक एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है और एटीपी का सोर्स भी होता है। जितना ज्यादा फॉस्फोरस है उतनी ज्यादा रूट ग्रोथ होगी। अगर एपिकल ग्रोथ या ऑक्सिन का काम आता तो नाइट्रोजन यहाँ रेस्पॉन्सिबल होता। अगर टर्मिनल ग्रोथ होता तो आपका कैल्शियम, टर्मिनल बर्ड्स पे अगर कोई डेफिशिएंसी सिम्टम है तो कैल्शियम और बोरोन की वजह से। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। इसके साथ साथ एक दो चीजें और याद रख लो कि जब डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको दिखाए जाते हैं या देखते हो आप लोग, तो ओल्डर लीव्स और यंगर लीव्स में अलग अलग होते हैं। ये सो नो, ये प्लांट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो जो ओल्डर लीव्स में होते हैं वो होते हैं NPK, MgMO। और ये जो ओल्डर लीफ के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं इनको अपन मोबाइल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मोबाइल न्यूट्रिएंट कैसे हुए सर? मोबाइल न्यूट्रिएंट ऐसे हुए कि लेट से ये आपका एक, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, आपको अच्छे से समझा देता हूँ ये मोबाइल न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं। चलो, यहाँ से अपन एक प्लांट बनाएंगे और उसके बाद अपन शुरू करेंगे, है ना? तो वापस अपन पेन की तरफ आ जाते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपको कुछ बेटर, कुछ और कुछ समझना है, ज़्यादा डिटेल में जाना है, कम डिटेल में जाना है, कम टाइम में ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने, या ज़्यादा टाइम लेके अच्छे क्वेश्चन से इन डेप्थ अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने। बिकॉज मैं इन डेप्थ इसलिए कराता हूँ बिकॉज आपको नहीं पता ये एमसीक्यू आएगा नहीं आएगा, बट मुझे ये पता है कि इस पर्टिकुलर एमसीक्यू के आसपास से ही क्वेश्चन बनाएगा, कोई और क्वेश्चन बन नहीं सकता। तो मैं वो कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो, लेट्स से ये अपने पास एक रूट है, ठीक है, और ये अपनी एक स्टेम है जहां एक प्यारी सी लीफ बना लेते हैं अपन, ठीक है, ये एक लीफ बन गई। ये ओल्डर लीफ है और ये अपने पास ऊपर जाके एक यंगर लीफ भी बन जाती है। ये अपने पास एक यंगर लीफ है, ठीक है गाइस। तो देखो, NPK, MgMO ये क्या करते हैं, जब डेफिशिएंसी आने लगती है तो ये यहाँ से रिमूव होके कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब जहाँ डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, जहाँ रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कहाँ होती है? रिक्वायरमेंट होती है आपकी जनरली, रिक्वायरमेंट कहाँ होगी आपकी? रिक्वायरमेंट होगी आपकी जहां ग्रोथ अभी होने वाली है, मतलब न्यू लीव्स पे आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स न्यू लीफ, और न्यू लीफ पे अगर ट्रांसपोर्ट हो गए दैट मीन्स यहाँ उनकी डेफिशिएंसी हो गई और यहाँ वो क्लोरोसिस शो कर देते हैं। क्लोरोसिस मतलब येलोइंग ऑफ लीव्स, आया ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। Which soil is highly permeable and excessively well drained with low water retention capacity, thus need more frequent irrigation for successful crop growth than fine textured soil? एक बार आप ढंग से पढ़ लो बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से आंसर देखो, उसके बाद मैं बताता हूँ। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स गाइस, आराम से सोचो। ऑलराइट, देखो सिंपल सी बात कह रहा है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी लो है उसको फ्रीक्वेंट इरिगेशन की जरूरत होगी, और फ्रीक्वेंट इरिगेशन की जरूरत उसकी होगी जिसके पास मैक्रोपोर ज्यादा है। और आप और मैं दोनों जानते हैं मैक्रोपोर्स किसके पास ज्यादा होते हैं? सैंडी सॉइल के पास ज्यादा होते हैं। तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा? सैंडी सॉइल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। विच क्ले मिनरल इज हाईएस्ट एक्सपेंडिंग इन नेचर? सबसे ज्यादा एक्सपेंडिंग कौन सा होता है आपके पास? सबसे ज्यादा एक्सपेंडिंग जो
क्ले मिनरल है वो आपका मोंटमोरलाइट होता है। रीजन बीइंग कि इसके बीच में देखो ये 2:1 क्ले मिनरल है, मतलब टेट्राहेड्रा, ऑक्टाहेड्रा और फिर टेट्राहेड्रा, ऐसे ही आपको रहेगा। और एक टेट्राहेड्रा, ये जो एक क्ले मिनरल है उससे जो अगले क्ले मिनरल स्टार्ट होता है टेट्रा, ऑक्टा और फिर टेट्रा, ये इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं सी एक्सिस स्पेसिंग। और ये जो एक मिनरल से दूसरे मिनरल को जो बॉन्ड करता है वो होता है ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑक्सीजन बॉन्ड रिलेटिवली वीकर बॉन्ड होता है, इसलिए ये स्ट्रेच करता है और श्रिंक और स्वेल करता है, और श्रिंक और स्वेल करेगा तो एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड और यही तो होगा श्रिंक और स्वेलिंग में। और ये कौन सी सॉइल करती है? ब्लैक सॉइल करती है। ऑर्डर कौन सा करता है सर? वर्टिसॉइल करता है। फिर क्ले मिनरल कौन सा होता है सर? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मोंटमोरलाइट होता है। सर इसके लिए क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई ऐसा कोई टेस्ट है जिससे अपन पता कर सकते हैं? तो वो होता है कोल टेस्ट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंसिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं, जो ब्लैक सॉइल या मोंटमोरलाइट की श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग के लिए यूज होता है। तो ये थे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। इसके साथ एक जनरल अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि जो लोग आईसीआर जेआरएफ की तैयारी अपनी करना चाहते हैं, और या आईसीआर एसआरएफ की अगर कोई तैयारी करना चाहते हैं, या एएसआरबी नेट की कोई तैयारी शुरू करना चाहते हैं सोयल साइंस से, तो वो मेरे जो अभी बैच शुरू किया है मैंने 7 जुलाई से या 1 जुलाई से, अभी लाइव क्लासेस शुरू हो गई आपकी, तो वहाँ आप एनरोल कर सकते हो। नॉमिनल फीस है आपके पास 4999 की, आप वहाँ एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।